नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, अब आज जो है हम लोगों का ये जो यहाँ पे ये नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, ये यहाँ पे आज जो है हम लोगों की नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें आज हम लोग कुछ बेसिक रूल, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि स्क्वायर कैसे करते हैं और इनमें जो कौन सी संख्या किस नंबर से भाग जा सकती है, क्या नहीं जा सकती है, इस बारे में आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी ये जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक सेकंड चश्मा लगा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको आ सकता है कि पीछे कूलर चल रहा है दोस्त, अभी चीज़ें मैनेज की जा रही है। पंखा चलाता हूँ तो ये आपका जो है थोड़ा सा ऐसे हिलता है, तो हिलने की वजह से ब्लरी हो जाता है और कूलर में भी आवाज़ आएगी, पंखे में भी आवाज़ आएगी। पंखे में ये मोबाइल हिलता है तो इस वजह से ऐसा होता है। खैर, अब हम लोग यहाँ पे आज नंबर सिस्टम की जो है ये कौन सी क्लास स्टार्ट हो रही है, ये भाई क्लास स्टार्ट हो रही है क्लास 2। ठीक है, आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, चलिए। तो जो नंबर सिस्टम है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जैसे 2 से भाग जाने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या। और हाँ दोस्तों, एक चीज, एक सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि एक सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस सीरीज में क्या होगा, वो सीरीज जो है आपकी यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस सेट आपको डेली की डेली मिलेगी, जिसमें जीएस की अलग होगी। बाकी आपकी जो उसमें डीआई आती है, डीआई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर 20 डीआई आप कर लीजिए तो आपके नंबर जो है हर हालत में आपके जो आपका जो परसेंटाइल होगा वो 90 से ऊपर पहुंच जाएगा, 95 से ऊपर पहुंच जाएगा। क्योंकि डीआई ही आप लोगों की, मैंने बहुत से बच्चों को देखा जो कहते हैं कि सर मेरी डीआई छूट गई। तो डीआई तभी मैनेज कर पाएंगे जब हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे। तो डीआई, मैथ, रीजनिंग यहाँ पे आपको मिल जाया करेगी। बाकी हिंदी, जीएस, इंग्लिश, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सीरीज कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, तो आप लोग भाई इसको जरूर देखिएगा और इसके साथ जुड़ जाइएगा। जितने भी लोगों को यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए चाहिए, लास्ट ईयर मैंने यूपी ट्रिपल एससी पेट के जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए थे, उसमें मैंने मैथ के जो भी सवाल लगवाए, जिस पैटर्न पे लगवाए थे, वहाँ पे सिर्फ संख्याएं चेंज थी, सिर्फ संख्याओं में परिवर्तन था। पूरा का पूरा सवाल वैसे के वैसे ही रखा हुआ था। तो आप लोग इस जो सीरीज कल से स्टार्ट होगी, इसके साथ जरूर जुड़ जाइएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। चलिए, तो यहाँ पे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि ये रूल होता है, ये रूल्स हैं। ठीक है, ये रूल्स हैं। इसमें होता क्या है, तो देखो 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, अंत में जो है, अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 1, 5, 7, 3, तो ये अभी क्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी? नहीं, दशमलव में आएगा इसका। अगर इसके आगे आप चाहे 0 लगा लीजिए, 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 लगा लीजिए, 2 से विभाजित हो जाएगी। फिर 4 लगा लीजिए तो भी, 5 लगा लेंगे तो भी, 5 नहीं सॉरी 6 लगा लेंगे तो भी, और अगर 8 लगा लेंगे तो भी ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूल होता है 2 से संख्या विभाजित होने का, कि कोई भी संख्या लिखी हो, आपको बस ये देखना ही नहीं है, अगर उसके अंत में कोई भी सम संख्या आती है तो वो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं में क्या करना पड़ता है, तो जो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं होती हैं, उसमें सभी संख्याओं का योग, इंग्लिश में कहेंगे तो टोटल। ठीक है, 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे जैसे क्या होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3, 6, 5, 3, 4, जैसे ये संख्या लिखी है। अब हमको अभी तो ऐसे अगर कोई पूछे कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये रूल आपके पूरी मैथ में काम आते हैं। याद रखिएगा, जब हमारे सामने कोई संख्या आती है कि इसको किससे विभाजित होगी, या हमारे सामने कोई संख्या जैसे ऐसा करके भिन्न में लिखी होती है, ऊपर कुछ और फ्रैक्शन में लिखी होती है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। अगर वो फ्रैक्शन में लिखी तो कई बार हमें समझ में नहीं आता ये कैसे जाएगी, तो क्या करते हैं उनको सभी को, अब देखिए इसको कैसे करना है, इसको ये 3 से विभाजित होगी या नहीं अभी हमको नहीं पता है, तो हमने क्या बताया कि सभी संख्याओं का योग, सभी अंकों का योग होना चाहिए।
सभी अंकों का योग यानी कि टोटल उसे 3 से विभाजित होता है, तो ये भी तो देखो यहाँ पे सभी अंक कितने हैं, 3 + 6 + 5 + 3 + 4 कितना आ जाएगा, 3 6 9 9 5 14 14 3 17 17 4 21। अब 21 क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, भाई विभाजित होगा 7 नंबर पे आता है, तो ये पूरी संख्या भी विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो 3 से एक बार, 3 से दो बार, 3 से एक बार बचेगा 2, 3 से 21 बचेगा 2, 3 8 24, तो कितना आ जाएगा 12 178। ये लीजिए भाई 3 से विभाजित हो गया। तो ये जो तरीका है, ये तरीका हमारा हर जगह पे काम आता है। आप जहाँ कहीं पे भी मैथ लगाएंगे और अगर मैथ लगाने पे आप अगर ये देख रहे हैं कि हाँ भाई हमें ये संख्या किससे डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो हमें ये सवाल काम आते हैं। जैसे सॉरी, अभी जब हम लोग इसके आगे जो सारे के सारे रूल कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग आके इसके ऊपर कुछ सवाल देख लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ रूल पे ध्यान देते हैं। अब आती है 4 से विभाजित होने वाली संख्या। चलिए 4 से अगर विभाजित होगी तब क्या होता है। 4 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंक के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब कैसे, चलो भाई ये तो संख्या हमें भी देखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे सामने वैसे कोई संख्या एकदम से तो मैं नहीं बता सकता हूँ। ये लिखी हुई है 6 4 8 2 5 4। अब हमको ये कहा गया कि ये क्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, हमें अभी नहीं पता, लेकिन हमारा रूल क्या है कि संख्या के अंक के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो ये देखो भाई 2 अंक हमारे 4 से विभाजित होने चाहिए, तो ये वाले 2 अंक 4 से अगर विभाजित होते हैं तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे 4 के अगर इसको हम भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 1 14, 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता, ठीक। तो इसका मतलब ये संख्या भी अभी 4 से विभाजित नहीं हो सकती। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे 54 की जगह पे अगर 64 कर दें या 44 कर दें, अब अगर पूछा जाए कि ये वाली संख्या इससे विभाजित होगी कि नहीं होगी, तब क्या हो जाएगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब देखो इसके आखिरी के ये 2 अंक क्या है 64 64 4 से भाग चला जाता है तो भाई भाग चला जाता है, तो अब ये पूरी संख्या भी चली जाएगी। जैसे 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, फिर 0 लग जाएगा, 4 छंग 24 बचेगा 2, 4 छंग 24 कितना आ जाएगा 16 20 66। ये भाई आंसर आ गया। तो देखो ये रूल अभी आपको लगेगा कि यार ऐसे तो सारी संख्याओं के रूल होते हैं, नहीं, सारी संख्याओं के रूल नहीं होते, फिर ये संख्याएं बाद में आगे चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं, रिपीटेड होने लगती है, ये चीजें आ जाती हैं। तो अभी हम लोगों के सामने बस ये कुछ रूल होते हैं, 8 से 10 15 रूल हैं, बस यही हमको देखने हैं, यहाँ से हमारे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो ये जो है ये तो 4 वाला हो गया। 5 के लिए क्या आता है, 5 के लिए सबसे सरल होता है, 5 के लिए, तो 5 के लिए हमको देखना है। तो 5 के लिए क्या होता है, तो दोस्तों जो 5 का होता है, 5 में हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 5 में देखो कुछ नहीं करना पड़ेगा, संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी, ठीक। जैसे आप अगर कोई संख्या लिखिए, जैसे मान लीजिए 3 4 5 7 8, और अब इसके आखिरी में 1 ले लेंगे तो ये 5 से विभक्त तो होगी, लेकिन दशमलव में उत्तर आएगा, तो यहाँ पे दशमलव में उत्तर आएगा। लेकिन अगर यही 1 को हम हटा के यहाँ पे चाहे 0 कर दीजिए तो भी ये 5 से विभाजित हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे 5 कर दें तो भी 5 से, क्यों, क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 55 25, तो आप देख रहे होंगे 5 0 5 0 5, तो हर बार 5 से भाग देने पर हर बार संख्या में 5 और 0 5 और 0 यही आएगा। तो आप जब इसको भाग देंगे ऐसे करके, 5 छक्का 30 बचेगा 4, 5 9 45, 5 एकम 5 बचेगा 2, 55 25 बचेगा 3, 5 छक्का 30, पूरा चला गया। अब चलो अब हम लोग यहाँ पे जो है इसको 5 कर लीजिए, ठीक। तो 5 छक्का 30, 5 9 45, 5 एकम 5, 55 25 बचेगा 3, 5 7 35, तब भी चला गया। तो यहाँ पे या तो अंत में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, बस हमको यहाँ से हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, तो अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद में क्या आता है, अब इसके बाद में आ जाता है कि अगर कोई संख्या 6 से विभाजित करनी हो, ठीक है, 6 से विभाजित करना है, तो भाई ये लीजिए 6 से विभाजित। अब 6 से विभाजित करना है तो क्या करना पड़ेगा, भाई पेन भी
हो जा रहे हैं। चलिए, जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए या जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। चलो, इतना हो गया। अब जैसा मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे आपको एग्जांपल के लिए मान लीजिए 216 लिखा है, ठीक है। अब 216 लिखा हुआ है तो ये 216 छूट गया। जैसे ये 210 लिखा हुआ है, आपको 216 समझ में आएगा कि यार ये तो रटा रटाया बोलने पर, भाई रटा रटाया नहीं है। तो जैसे एक 210 लिखा हुआ है और यहाँ पे ये 520 लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसने कहा कि ये वाली भी 6 से विभक्त होती है और ये वाली भी। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों संख्याएं जो है 6 से विभक्त होंगी? कैसे चेक करेंगे? इसको भाई पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 0 2 पंचे, यानी कि ये 2 से तो चला जा रहा है। अब 3 से भी भाग देके देख लीजिए, तो 3 सत्ते 21 और 0 3 से भी चला गया। अब इसको हम लोग भाई 6 से भाग देके देखेंगे, तो 6 एकम 6 तियां 18, बचेगा 3, जो 3 मिलकर 30 बना देगा, तो 6 पंचे 30, देखो पूरा पूरा चला गया भाई, चला गया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये संख्या को आप 2 से भाग दीजिए, तो 2 दूना 4, बचेगा 1 2 6 12 0, पूरा पूरा चला गया, चला गया। अब भाई अगर हम इस संख्या को 3 से भाग दें, 3 से भाग देने को, तो 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 सत्ते 21, बचेगा 1 3 तियां 9, एक बच रहा है दशमलव में उत्तर आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से भाग नहीं गया। अब अगर ये 3 से भाग नहीं गई तो इसका मतलब क्या होगा? ये 6 से भी भाग नहीं जा सकती, तो इसका मतलब ये 6 से भाग नहीं जाएगी, ठीक है। आप कहेंगे कि यार इतने बार कौन देखेगा कि 2 से भाग जा रहा है कि 3 से भाग जा रहा है, तो कुछ नहीं करना होता है आपको। यहाँ पे ये 2 से भाग देखना था, लास्ट में क्या आना चाहिए, अंत में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो अगर ये संख्याएं आती है या 0 आना चाहिए, तो अगर ये संख्या आती है तो 2 से विभक्त होगी भाई, होगी। इसको और इसको, इनके अंकों को आपस में जोड़ लेंगे, अगर वो 3 से विभक्त हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा जो नंबर लिखा है वो 3 से विभक्त हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, 3 को 3 से भाग देंगे कट जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगी, तो इसका मतलब ये 6 से कट जाएगी, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। 2 और 3 से भाग देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए कि यार ये इतना कठिन है। कठिन नहीं, अभी आपको कठिन इसलिए लग रहा क्योंकि अभी आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, अब हमारे सामने आ जाता है कि 6 के बाद में 7 से, ठीक है। इसके लिए 6 से विभक्त होने के लिए 6 और 7 से, तो इसका रूल थोड़ा सा टिपिकल होता है, बताने को मैं बताए दे रहा हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये संख्या थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। कैसे? अगर उसने लिखा है 7 से विभक्त होने के लिए, तो क्या करना पड़ता है? जैसे पहले हम संख्या देखते हैं, संख्या कौन सी लिखी हुई है? 2429, ठीक है। इसको हमको 7 से भाग देना, कैसे जाएगी? तो जो इसका दोस्तों रूल होता है, ठीक है, इसकी जो अंतिम संख्या होती है, क्या होती है? जो अंतिम संख्या होती है, तो अंतिम संख्या क्या करना पड़ेगा? 2 गुना करना पड़ेगा। कितना आएगा? 18। इस 18 को 2429 में से 18 को घटा दीजिए, तो 18 में से 9 में से 8 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और 24, तो 2411। अगर आपको जो है नहीं, इस पूरी संख्या में से नहीं घटाना पड़ता है, जो हमारी संख्या लिखी होती है उसका जो अंतिम अंक होता है उसका हम लोग 2 गुना करते हैं, और 2 गुना करने के बाद जो शेष संख्या बचती है, क्योंकि 9 तो निकल गया, अब बचा कितना? 242। तो 242 में से आप 8 को घटा दीजिए, तो 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ पे 2, तो 224 बच जाएगा दोस्तों। अब जो अगर 224 बचा है, फिर इस 224 को फिर हमें क्या करना पड़ेगा? दोहराना पड़ेगा, ठीक है। दोहराना कैसे पड़ेगा? इसका आखिरी में 4 क्या है? तो ये 4, अंतिम 4 था, 4 का 2 गुना कीजिए, 8 आ जाएगा। बची हुई संख्या कितनी है? 22, तो 22 में से 8 को घटा दीजिए, क्या बचेगा? यहाँ पे 14। फिर अब देखिए जो 14 बचा है, ये 7 से विभक्त होता है, तो पूरी संख्या क्या होगी? 7 से विभक्त हो जाएगी। इतना लंबा सवाल यार, कौन क्या मतलब है? 7 का कोई बेसिक रूल नहीं होता, ये था तो मैंने आपको बता दिया। इसके लिए आपको कोई तरीका नहीं है कि आप करिए, इतना लंबा तरीका आप बार बार वहाँ पे नहीं करेंगे। एक भी चीज स्टेप मिस हो गया तो आप गड़बड़ कर लेंगे, तो इसलिए इस तरीके को मैं खुद इग्नोर करता हूँ कि मैं नहीं कहता हूँ कि आप इसको अप्लाई कीजिए। चलिए, 7 के बाद अब हम लोग आते हैं 8 पे, ठीक है। इस पे आते हैं 7 से विभक्त होने वाले नंबर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब इससे विभक्त होने वाली जो संख्या होती है हम लोग उसको देखते हैं, तो क्या होता है? 8 से विभक्त होने वाली संख्या। देखो इसमें क्या होता है, 4 वाले हम लोग अंतिम 2 अंक देख रहे थे,
8 के लिए अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभक्त हो जाते हैं तो पूरी संख्या विभक्त होगी। अगर इफ नंबर्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 देन द फुल मतलब होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे मतलब ये है कि अगर संख्या के किसी की संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित यानी कि डिवाइड हो जाते हैं तो हमारी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे देखो संख्या लिखी है 16 89 75 2, इसको हमको 8 से भाग देना है, ठीक है। तो भाग देने के लिए अब हमारे पास हमें सबसे अच्छा तरीका अभी सिखाया गया कि उसके अंतिम 3 अंक विभाजित होने चाहिए 8 से। तो देखो 8 में 72 बचेगा 3, 8 चक्कू 32, तो ये संख्या 3 से विभाजित मतलब 8 से विभाजित हो रही है अंतिम 3 अंक, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16 बचेगा 1, 8 एकम 8 बचेगा 7, 8 में 72, तो उत्तर कितना मिलता है 21 12 89, ये आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे ये रूल निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद 9 से विभक्त होने के लिए, तो फिर 9 से विभक्त होने के लिए वही 3 वाला रूल, जो हमारा 3 वाला रूल था कि जैसे हमने संख्या 3 से विभाजित होने के लिए क्या कहा था कि जो भी संख्या दे रखी है उसके हर एक अंक को जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। अगर वो संख्या 3 से ऐड करने के बाद जो नंबर मिलता है अगर वो 3 से भाग चला जाता है तो हमारी पूरी संख्या 3 से भाग चली जाती है। 9 में भी यही होता है कि जो संख्या लिखी है उस पूरी संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए, नौ से विभक्त कब होगी, दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़कर 9 से विभाजित किया जाए और अगर उनका जोड़ 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या ही 9 से विभाजित होगी, ठीक है। बस एक ये बेसिक सा रूल था, इसमें हम लोग देखते हैं अगर कोई संख्या लिखी मिल जाए तो हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 29034, अब पूछा गया है कि क्या ये 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हमने क्या बताया है कि सभी अंकों को जोड़ लीजिए, 2 9 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4। अगर इनका सबका टोटल 9 से विभाजित हो जाए तो देखिए 9 2 11, 11 और 0 तो 0 होता है, 11 3 14, 14 4 18, 18 भाई 9 से डिवाइड हो जाता है, हाँ डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियां 27 बचेगा 2, 9 दूनी 18 बचेगा 2, 9 दूनी 18, 5 9 5 54, ये आ गया 32 200, ठीक, ये आपका डिवाइड हो गया, ठीक। तो आप यहाँ से एक चीज तो ये समझ गए होंगे कि कैसे करना है, बस यही आपको सिखाने का उद्देश्य था कि आप इसको सीख जाएं। अब हम लोग बात करेंगे 10 से विभाजित होने वाली संख्या। यहाँ पे 10 से विभाजित होने वाली संख्या, जिस संख्या के अंत में 0 आता है वह संख्या 10 से विभक्त होती है, ठीक। अगर जैसे कोई संख्या है, अगर वो उसके आखिरी में 10 0 आ जाए तो भाई पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप कोई भी संख्या लीजिए 7 3 8 5 फिर 0, अब इसको 10 से भाग दीजिए तो 10 7 70 बचेगा 3 38 हो जाएगा, 10 3 30 बचेगा 8 85 हो जाएगा, तो 10 8 80 बचेगा 5 10 बचे 50, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग इतना समझ गए होंगे कि अगर हम लोगों को ये करना है तो कैसे करेंगे। तो बस अंतिम में 0 देखना है, 0 से 0 काट दीजिए, आपकी जो बचेगा वही आपका विभाजन हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद हम लोग एक चीज और देखते हैं जो कि क्या है, वो हमारे लिए अब आती है 11 से विभाजित होने वाली। तो हम लोगों को 11 से विभाजित होने वाली संख्या देखनी है। 11 से विभाजित होने के लिए पहले मैं संख्या लिख देता हूँ क्योंकि फिर उसके बिना जो है बात नहीं बनती है। चलिए 71 27 362, इसको हमको 11 से विभक्त करना है।
तो 11 से विभक्त करने के लिए इसमें सम, ऐसे नहीं, ऐसा समझो। अगर हम लोग इसको 11 से भाग देना है कैसे पता चलेगा? इसको कुछ नहीं करना है, 1 3 5 और ये 7, इनका टोटल 7 + 2 + 3 + 2, ठीक। फिर उसके बाद ये नीचे बचे हुए वाले, ये 1 से 7, 7 से 6, अगर हम इनका टोटल कर लें कितना, 1 + 7 + 6, ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 4 14, ये आ जाएगा 7 7 14। और अब हम इनको घटा दें, अगर इनका घटाना 0 या 11 का गुणज आ जाए, ठीक है, जो संख्या दी हो उसमें सभी संख्याओं का योग कैसे करेंगे, एक एक संख्या छोड़ के, जो सम संख्याओं पे दे रखी है, मतलब एक विषम संख्याओं पे दे रखी है 1 3 5 और 7, ये जितने भी नंबर पे संख्या दे रखी है इनको एक बार में जोड़ेंगे। फिर सम संख्या वाली 1 2 4 6, इनको हम लोग एक जगह पे लिख के जोड़ देंगे। फिर विषम नंबर पे आए हुए और विषम सम नंबर पे आए हुए, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, इनका सबका टोटल, इन सबका टोटल, ये आपस में क्या होती है, घट जाती है। अगर ये 0 आया, 0 आए या 0 की जगह पे कितना आना चाहिए, इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस या तो 11 आए या 22 आए या 33 आए या 44 आए, 11 का गुणज होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 आया। अब हम लोग इसको देखो भाग करके देखते हैं, तो 11 से 66, 6 बार जाएगा 5 बचेगा, तो 11 चौक 44, 8 बचेगा, 87 हो गया, तो 11 7 77, 9 बचेगा, 11 8 88, 5 बचेगा, ठीक। फिर 5 56 बन जाएगा, 11 बचे 55, ये तो गड़बड़ हो गया, 11 छक्का 66 और 5 71, 5 52 चला जाएगा, 11 चौक 44, 8 52 87 हो गया, 11 7 77, 10 बचेगा, और 10 बचने पे यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 11 9 99 और 4 बचेगा 46, तो यहाँ पे 11 चौक 44 बचेगा 2, 11 दूनी 22, तो ये 64 79 42 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि कितना आसान है। अब यही संख्याएं पूछी जाती हैं आपसे, कोई 2 4 6 8 10 वाली नहीं पूछी जाती, 11 वाली पूछी जाएगी, 9 वाली पूछी जाएगी और आगे 13 14 भी पूछी जाती हैं। तो ये सब संख्याएं हमसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और जो कि देखा जाए तो हमारे लिए जरूरी भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सीखते हैं तो ये जरूरी भी है। चलिए फिर हम लोग अब आगे देखेंगे 12 से। तो कोई भी संख्या 12 से विभक्त कब होगी, तो वो संख्या 12 से विभक्त तभी होगी जब वो 3 और 4 दोनों से जाए, ठीक है, 3 और 4 दोनों से जाए, तो संख्या लिखते हैं क्या है, 61 788। अब ये 12 से हमको भाग देना है, तो 12 के 3 और 4 ही क्यों देखे, तो 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 और 4, इन दोनों से भाग जाना चाहिए तभी ये भाग जाएगी। तो 3 से भाग जाने के लिए आपको पता है 6 और 1 7, 7 7 14, 14 8 22, 22 8 30, 30 आया तो 30 से विभक्त हो जाएगा, यानी कि ये संख्या 3 से तो कट जाती है। 4 से भाग देने के लिए अंतिम दो अंकों को देखना पड़ता है कि वो भाग जा सकते हैं या नहीं, तो 4 गुना 8 4 गुना 8, यानी कि ये 3 और 4 दोनों से चली जाएगी, तो ये संख्या 12 से भी विभक्त हो जाएगी। तो 12 5 6 60 बचेगा, 1 12 1 12 5 12 चौक 48 बचेगा 10, 12 9 108, 51 4 9। देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई देखिए जो पहाड़े होते हैं जिनको आप लोग टेबल कहते हो, हमेशा हिंदी में रखो। हिंदी में जो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी, हाँ मानते हैं जैसे ये विभक्त तो डिवाइड, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। लेकिन ये पहाड़े होते हैं उनमें आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब आप करिए 2 2 जा 4, 18 8 जा 144, कुछ नहीं 18 144, आप जितनी देर में उसको बोलेंगे इतनी देर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई हमारा मानना यही है कि आप हिंदी में जरूर रखिए। चलिए 12 से हो जाने के बाद में फिर इसके बाद हम लोग 13 से देखेंगे, ठीक है। चलिए भाई 13 से देखते हैं, वही और बचे हैं 13 और 14 से। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए फिर वही 13 वाले में भी 7 वाला नियम आ जाएगा, 14 वाले में भी 7 वाला नियम आ जाएगा, फिर 15 वाले में बस ये 15 वाले के लिए ये हो जाता है कि 15 वाले के लिए जो संख्या 2 और 7 सॉरी 15 के लिए जो संख्या 5 और 3 दोनों से विभक्त हो जाती है वो संख्या आपकी पूर्णतया विभक्त हो जाएगी 15 से, ठीक है। बाकी 14 से विभक्त करने के लिए जो दो संख्या 2 और 7 से विभक्त हो जाती है वो आपको जो है पूरी तरीके से उससे विभक्त हो जाएगी। चलिए फिर हम लोगों को कुछ फार्मूले और है वो भी देख लेते हैं क्या है। तो इसको फार्मूले को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं।
लिखा हुआ ये कहा जाता है भाग सक्रिया, भाग संक्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ नंबर। डिवीजन ऑफ नंबर ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई ए संख्या को, जब ए संख्या से बी संख्या को भाग दिया जाता है तो कुछ सी आता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको आर यानी कि रिमाइंडर बचता है, ठीक है। जब हम ए से बी को भाग देते हैं तो सी मिलता है जो कि हमारा आर रिमाइंडर बचाता है। बस यहाँ से ही आपको एक फार्मूला मिल जाता है और उसी फार्मूले पे हम लोग जो है आगे सवाल भी आएंगे, हम लोग उसको देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये तो मिल गया, आपका फार्मूला क्या बनता है, भाज्य बराबर भागफल, नहीं भाजक होता है, भाजक जो है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। जैसे आपको इसको मैं एग्जांपल से देके समझाता हूँ, ठीक है, आप लोगों को ध्यान से समझना है कैसे होगा। जैसे मान लीजिए 7 से हमने 43 को भाग दिया तो 7 एकम 7 से 6 बार 7 चंग 42 बचा कितना 1। अब इसमें भाजक क्या होता है, भाजक है 7, भागफल कितना है 6 और शेषफल कितना है 1। तो हमको भाज्य यानी कि ये संख्या कितनी मिल जाएगी, 7 चंग 42 और 43। तो भाज्य क्या होता है, जिस संख्या को भाग दिया जाता है। भाजक क्या होता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है। ये को होता है, से होता है। भागफल का मतलब होता है जो हमें उत्तर प्राप्त होता है, और शेषफल का मतलब होता है रिमाइंडर जो हमको अंतिम में संख्या को घटाकर बचता है। तो ये इस पे बहुत सवाल आपको मिलेंगे देखने को, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, बाद में मैं इसको स्क्रीन में एडिट कर दूंगा, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो एक संख्या ये आता है कि अगर किसी संख्या को 342 से भाग देने पर, ठीक है, जो है इसका शेषफल कितना मिलता है 47 मिलता है। यहाँ पे हमारा सी आ रहा था तो सी आ गया, ठीक है। अब किसी संख्या को यहाँ पे हमने बी लिखा था तो बी लिख दिया। अब आपको पता है कि अगर किसी संख्या से मतलब 342 से किसी संख्या को भाग दिया जाता है, तो हमें नहीं पता यहाँ पे कितना आएगा, लेकिन यहाँ पता है कितना आ जाएगा, ये 347 आ जाएगा। फिर उसने कहा कि अगर जो है किसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए, 18 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो देखो, सबसे पहली बात ये जो संख्या यहाँ पे लिखी होती है, ये अगर हम इसको 18 से भाग दें, 18 एकम 18, फिर बचेगा यहाँ पे 16, तो 16 बचेगा, 162 हो जाएगा, 18 नेमा 162, तो 19 आ जाता है। तो यानी कि अगर 18 से इस संख्या को भाग देते हैं, ये पूरी चली जाएगी, तो सिर्फ इस शेषफल को भाग दे देना, इस शेषफल को भाग दे देना है, और जो आपको शेषफल मिलेगा वही आपका शेषफल इस संख्या को भाग देने पर भी मिलेगा। तो जैसे 18 दूनी 36, 18 दूनी 54, तो 18 दूनी 36 और 36 और 11, तो 11 शेषफल। तो यानी कि ये जो आपको संख्या मिली, यानी कि कितना शेषफल बचेगा, तो 11 बचेगा, 11 शेषफल। और ये आपको ऑप्शन में 100% होगा, और इसको आप ऐसे करके टिक लगा दोगे। तो आप अब यहाँ से समझ गए होंगे कि क्या मिला। इसको एक सीधे लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं, ज़्यादातर आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस आप सवाल लगाएंगे। ये यहाँ पे हमेशा वही संख्या दी जाती है जिस संख्या से भाग देने को कहा जाता है, उससे पूर्णतः विभाजित होती है। फिर सिर्फ शेषफल जो दिया होता है, आप इधर का कुछ मत पढ़िए, उसने कहा 18 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा, तो जो इधर का शेषफल पहले वाले का शेषफल बचता है, उसी से आप 18 को भाग दे दीजिए, जो शेषफल बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक सवाल मैं आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और उसी जो है उसी सवाल को ऐसे लिख के आता है कि इसको इस नियम से करना है या उस नियम से। उससे पहले हम लोग कुछ फार्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं, सम ही मिलता है, और ऐसे ही किसी विषम संख्या का करने पर विषम मिलता है, ठीक है। आपको यहां से इतना समझ में आ गया होगा। फिर अब इसके बाद में
हाँ एक चीज और, हाँ ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर किसी संख्या का वर्ग किया जाता है, किया जाए, तो कौन सा नंबर नहीं प्राप्त होगा, कौन सा नंबर नहीं प्राप्त होगा। तो देखो अगर हम लोग कोई भी संख्या से, मतलब किसी भी संख्या का आप वर्ग कर लीजिए, किसी भी संख्या का, एनी नंबर, यू कैन एनी नंबर चूज, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आप कोई भी संख्या को यहाँ पे स्क्वायर करते हो, उसका वर्ग करते हो, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो सिर्फ 3 संख्या होती है, 2, 3 और 7। आपका सोचो इतनी सी चीज में आपको 2 नंबर मिले हैं। यूपीएसआई के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन, मतलब किसी संख्या का वर्ग करने पर निम्न में से कौन सी संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो वहां पे ऑप्शन में ये 2 लिखा हुआ था, ठीक है, ऑप्शन में 2 लिखा हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, फिर आगे देखते हैं। और हाँ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट होगा, उसके लिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि भाई आप सभी लोग जो है पीडीएफ को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जितने लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। वो टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से डाउनलोड करने के बाद तब हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस सेटअप आसान हो जाएगा। वरना सोचिए मैं यहाँ पे आपको अगर कराऊंगा लाइव क्लास में, तो आप फिर सोचेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, आप क्वेश्चन कहाँ लिखा है, सारी चीजें, ठीक है। तो बार बार यहाँ लाइन पे मैं नीचे ऐसे करके क्वेश्चन मेंशन करके लिखूँ, या यहाँ पे मैं आपको लिख के दूँ, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। खैर मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको नीचे एक पहले क्वेश्चन दिख जाए, फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करें। चलिए, अब तीसरा नंबर, एक तीसरा सूत्र लिखते हैं हम लोग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाता है, योग इसका कितना हो जाएगा, n ब्रैकेट के अंदर n+1 अपॉन में, ठीक है। एक फार्मूला ये हो जाता है। अब नीचे और 2 फार्मूले बचते हैं। ये खत्म करने के बाद आपको 1-2 एग्जांपल देता हूं और बस आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक। फिर प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो कितना हो जाता है, n ब्रैकेट के अंदर n+, ठीक है। फिर इसके बाद में एक तीसरा रूल आ जाता है। तीसरा रूल क्या कहता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला सिर्फ बन जाता है n²। अब जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, अगर वो आपसे कहते हैं कि पहले प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तब आप कैसे निकालेंगे। तो सिर्फ n की जगह कितना आ गया, 50 आ गया, तो यानी कि n बराबर कितना हो गया, 50। तो अब आपको यहाँ पे 50 रखना है, 50 फिर 50 + 1/2, 2 से आप 50 को काट दीजिए तो 25 मिल जाएगा। 50 और 1 51 मिल जाता है, तो 25 × 51, अगर इसका गुणा करेंगे तो 25 × 25, 25 × 50 और 2 52, आपका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आप समझ गए कि आपको क्या करना, नहीं 25 पंचे 25 25 हाथ से लगा 2, 25 पंचे 125, 125 और 2 127, 1275 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट इन्हीं संख्याओं के साथ में आया था। ऑप्शन में 1275 लिखा था, आपका उत्तर ये हो जाएगा। अब आते हैं इस वाले पे, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का। अगर आपसे कह दिया जाए कि पहली 100 सम संख्याओं का योग कितना होगा, पहली क्या 100 सम संख्याएं, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो गया, 100, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, और ब्रैकेट के अंदर 100 + 1 कितना हो जाएगा, 100 × 101, बराबर उत्तर कितना आ जाएगा, 101 और 00, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रथम 100 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, n+1, तो n 100 था, ये 101 बन जाएगा, गुणा करने तो इतना हो जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाता है यहाँ पे, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो अगर आपसे 40 विषम संख्याओं का योग पूछा जाए, कितना 40, तो यानी कि n बराबर कितना बन गया, 40। तो फार्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर, तो यहाँ पे n का स्क्वायर बराबर यानी कि 40 का स्क्वायर बन जाएगा, और 40 का स्क्वायर बराबर 1600 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप ये 3 जो नियम थे, इस पे आपको अभी आगे बहुत से सवाल देखने को मिलेंगे, तो ये जरूरी था, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ सवाल किस तरीके से भी आते हैं, जिसमें लिखा होगा कि 8792 × 768 प्लस लिखा होगा 8792 × 232, ठीक है।
इसको हमको वितरण नियम से करना है। किस नियम से करना है? वितरण नियम से। इससे करना है वितरण नियम से। तो भाई देखो वितरण नियम से करने के लिए हमको क्या करना होता है? कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोनों के पास क्या कॉमन है, क्योंकि देखो वितरण नियम का मतलब होता है किसी चीजों को ब्रैकेट में रखना और बाकी चीजों को ब्रैकेट के बाहर रखना। तो यहाँ पे दो चीजें थी, इधर भी 8792, इधर से 8792। 8792 आप कॉमन कर लीजिए, बचा के कितना 768 प्लस 232। यहाँ से 8792, यहाँ से 8792 निकल गया, एक का गुणा इससे करेंगे, एक का गुणा इससे, तो 8792, फिर ये गुणे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाता है 1000। यहाँ से जब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8792 और 3 जीरो और आ जाएगा। ये लीजिए भाई आपका आंसर आ गया। क्या सवाल में टाइम लगा? बिल्कुल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न बना के आपको दिए जाते हैं, ये ऐसे ही बना के दिए जाते हैं जिससे आपको टाइम लगे। लेकिन जब आपके पेपर में ये सवाल आएगा तब आप क्या करेंगे? इसको देखेंगे, फिर देखेंगे इसको। तो बच्चा क्या करता है? सबसे पहले इसकी गुणा इससे ऐसे लिखता है, वो ऐसे लिखेगा 8792, फिर उसके नीचे 768 और ऐसे करके गुणा करके फिर वो पूरा गुणा करता है, फिर लिखता है, फिर उसका गुणा करता है, फिर लिखता है, फिर जोड़ता है। एक भी संख्या आपकी चूक गई, आपका सवाल चला गया। तो आप जब इस तरीके से करेंगे तो आपको सवाल नहीं छूटेगा और आपका सवाल का आंसर भी आएगा। ठीक, एक तो ये वितरण नियम हो गया। फिर आपको मैं यहाँ पे कुछ रूल्स और लिख देता हूँ जो कि हमारे आगे की प्रैक्टिस सेट में बहुत काम आएंगे और उनके हम लोग प्रैक्टिस सेट में जब सवाल करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ फार्मूले हैं वो लिखते हैं, एक लाइन में क्लास को समाप्त करते हैं। लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ऐसे ही a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके फार्मूले में कुछ नहीं होता, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे रहता है, बस माइनस यहाँ पे आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में तीसरा फार्मूला क्या है? तीसरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका जो आंसर आता है प्लस माइनस 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 हो जाएगा, तो आएगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाता है। अगर हम इसको और भी तरीके से लिखना चाहें तो 2 कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, फिर तीसरा फार्मूला देख लीजिए, यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 4ab। ठीक है, इसका उत्तर कितना आ जाता है? 4ab आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद देखते हैं a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, फिर अब उसके बाद में एक और फार्मूला क्या आ जाता है? फिर आता है a प्लस b का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab, ब्रैकेट के अंदर a प्लस। ठीक, ये हो जाता है। अब ऐसे ही इसके माइनस का भी फार्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब, तो ये a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab, ब्रैकेट में a माइनस b, ये हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद फार्मूला आता है a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका फार्मूला क्या बनता है? एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे a प्लस b, एक ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक, और ये फार्मूला शायद मुझे नीचे नहीं लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि नीचे लिखूंगा तो शायद हो सकता है कैमरा कैप्चर ना कर पाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये फार्मूला क्या होता है? ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक, ये फार्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इसमें माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का ab और ये माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, नहीं इसमें तो सारे प्लस जाते हैं क्योंकि ये माइनस है तो इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो हमारा आंसर ये। तो ये कितने फार्मूले थे। ठीक है, अब इस फार्मूले पे अगर जैसे मान लीजिए हम कोई सवाल देखें तो सवाल कैसा हो सकता है इस फार्मूले पे? तो इस फार्मूले पे अगर हम लोग सवाल देखें, कहाँ पे ये सवाल हाँ, जैसे मान लीजिए सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। अगर लिखा हो 107 गुणे 107। ठीक, अब आप कहेंगे यार इसको सवाल को गुणा करें वो करें, कोई मतलब नहीं। क्या करना है? इसको 100 प्लस 7 कर लीजिए और इसको भी 100 प्लस 7 कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। एक तो ये, दूसरा अब आपको एक चीज और भी देखनी पड़ेगी। 107 गुणे 107 लिखा है तो यहाँ पे 107 का होल स्क्वायर हो सकता है भाई, हो सकता है। अब इसको 107 प्लस मतलब 100 प्लस 7 कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, 100 का स्क्वायर बस खाली कुछ नहीं, जितने जीरो हो 4 को उसको बढ़ा दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 100 गुना 200, 200 गुना 200 7 1400। इन सबको जोड़ देना है, तो यहाँ से लिख लीजिए 1400 और यहाँ पे 49, तो 49 का 9 4 4 1, इतना आपका आंसर आ जाएगा।
समझ गए? तो बस आपको ये करना है, बस इसी तरीके के कुछ सवाल हैं। एक सवाल मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट करिएगा कि अगर यहाँ पे 98 गुणे 98 लिखा हो, ठीक है, तो कितना आंसर आता है। क्या लिखा हो? 98 गुणे 98 लिखा हो तो कितना आंसर आएगा। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में, ठीक, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इसका उत्तर क्या है। बस आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं पे समाप्त होती है। इसके अलावा फिर आपके ये बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग जो है मुझे फिर इसको कल करेंगे, जो इसके क्वेश्चंस हैं उसके लिए फिर हम लोग इसके हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन निकाल के लाएंगे। खासकर ये फॉर्मूले, ये जो आपके जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं, कहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। तो ये 9 फार्मूले लिखे हैं। इन 9 फार्मूलों से ही हमारे सारे सवाल लगभग हो जाएंगे। ये संख्या पद्धति तो नहीं कह सकते हैं, ये बीजगणित के सवाल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये हमारे बीजगणित वाले भी या कह सकते हैं कि जो हमारे अलजेब्रा के होते हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, लेकिन ये हमारे संख्या पद्धति में बहुत काम आते हैं। तो इसलिए ये जरूरी भी थे लिखने, और उसके लिए आप लोग ये क्वेश्चन मुझे जब लगा के बताएंगे, इसी पैटर्न पे सेम लगेगा, वो आप लोग मुझे बताइएगा। तो आज की जो क्लास है वो हमारा, बस याद रखिएगा इसमें क्या करना था, इसमें क्या करना है, दोनों में बस अंतर समझ लीजिएगा। इसलिए मैंने ये सवाल दिया है आपको, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगर आपको ये सारे बेसिक से जो रूल्स थे वो अगर समझ में आ गए हैं, और उसके बाद में अगर हम लोग इसके बाद में जो पैटर्न यूज करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं, ये आपके लिए सवाल मांगे, कल हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के, और सब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल में यही पूछे गए हैं 2019, 22, 20, 21 जो भी आपके जैसे पेपर हुए थे, सब आपको ईयरली नीचे मेंशन होगा। यहाँ पे आपको सवाल ऐसे दिख जाएगा, उसमें नीचे यहाँ पे ऐसे सन लिखा होगा कि किस सन में आया था, या ऊपर सन लिखा होगा, वो आपको दिख जाएगा। तो आज की जो क्लास है हमारी दोस्तों, हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नीचे एक बटन आती है जिस पे लिखा होता है सब्सक्राइब, वो आप उस पर सब्सक्राइब की जगह पे सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।